हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मैकेनिक चैनल पे। आज आपके लिए शॉर्ट रिवीजन की बहुत सारे बच्चों की मांग है, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो यार, इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला। मैं फटाफट क्वेश्चंस को उठाने वाला हूँ। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में ये बेसिक है। वेव किसको कहते हैं? ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम विदाउट चेंजेस ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड एज वेव्स। वेव्स में मैकेनिकल वेव्स होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिस वेव के लिए मटेरियल मीडियम लगता है उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जिसके लिए मटेरियल मीडियम नहीं भी रहा तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। प्रोग्रेसिव कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन चाहती होगी, उसके दो टाइप्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। इसके बारे में हम लोगों को भी पढ़ना है। ये मैकेनिकल वेव्स, ये डेफिनेशन दी वाली आप लोगों को डेफिनेशन, ये बेसिक है, हमारे बुक्स में नहीं है ये, लेकिन पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी होती है? तो सेम कंटिन्यूसली रहेगी। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता हो कोई पार्टिकल। जैसे मैं ट्रांसफर वेव्स की बात करूंगा तो आपने पूछा सर एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ किसको कहते हैं? एक वेव का जो अंतर होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल। या कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है क्रस्ट टू क्रस्ट, ट्रफ टू ट्रफ। इसको क्रस्ट कहते हैं बेटा, इसको ट्रफ कहते हैं। तो क्रस्ट टू क्रस्ट भी लैम्बडा होता है या ट्रफ टू ट्रफ भी लैम्बडा होता है। मतलब कुछ भी करो उसका फेस 2π होना चाहिए। पीरियड क्या किसको कहते हैं? एक वेव कंप्लीट होने के लिए लगने वाले समय को पीरियड बोला जाता है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ठीक है। डबल पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन से, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो डबल पीरियोडिक वेव पोजेसेस डबल पीरियोडिक एट एवरी लोकेशन। द वेव मोशन इज रिपीट्स itself equal interval of time on a same path is called as the double period. फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितने वेव्स हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। और वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम। इससे एक रिलेशन भी बन सकता है बच्चों, जैसे कि एक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैंने कैपिटल टी एक वेव कंप्लीट करने के लिए लगाया, तो v एक वेव कंप्लीट करने के लिए लैम्बडा, उसको टी कहते हैं। इसी को v 1/t इंटू एन। बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसी को तो 1/t भी कहते हैं, ठीक है। तो v एन लैम्बडा एक रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, ठीक है। चलिए, ये तो बेसिक ही है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने, प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है? जो वेव ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन कंटिन्यूसली विदाउट डैम्पिंग और अब्स्ट्रैक्शन, है ना, फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर, इसी को प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव्स या आगे जाने वाली वेव्स कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को प्रोग्रेसिव वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से जुलाई 2022 में सवाल आ चुका था। पहले डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है पॉइंट में, और इतने पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं, भले आपके बुक में बहुत सारे दिए होंगे, आपको मैक्स टू मैक्स 6 करना है। क्यों? 3 मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर 2 ही मार्क के लिए आता है, लेकिन कभी कभी आता है। तो देखते हैं, थोड़ा सा मन से भी लिखना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन से करना चाहिए। कोई भी पार्टिकल जो एग्जीक्यूट सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन कर रहे हैं, है ना, और अबाउट देयर मीन पोजिशन से कर रहा है, और वो सिंपल हार्मोनिक पोजीशन बोल के हमने ऑक्सीलेशन में पढ़ा होगा। ऑल पार्टिकल ऑफ मीडियम सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम होना चाहिए। द फेस मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अनदर। एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को टक्कर रहा, तो पार्टिकल टू पार्टिकल उसका फेस एंगल चेंज होता है। नो पार्टिकल रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट नहीं होता है ना। स्टेशनरी वेव्स में होता है, प्रोग्रेसिव वेव्स में नहीं होता है, ठीक है ना। ईच पार्टिकल कम टू द रेस्ट मूवमेंट एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होगा, दोबारा नीचे, दोबारा एक्सट्रीम। मतलब एक्चुअली हम लोगों ने ऐसे मीन पोजीशन लीनियर एसएचएम में पढ़ा था, याद होगा। यहाँ से पार्टिकल गया यहाँ, बाद में यहाँ, बाद में यहाँ, यहाँ, समझ में आ रहा है? तो बस ये ऐसा घूम रहा है पार्टिकल, क्योंकि ये रस्सी है, वेव्स ऐसे 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 जा रही है, मतलब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होती, यहाँ मिनिमम, इसलिए नीचे ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। पार्टिकल अटेंड द मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है बेटा? मीन पोजीशन पे वी मैक्स। शायद आपने ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर में ए ओमेगा एक फार्मूला सीखा होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी वो होती है, ओके। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स एनर्जी हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं वेव के,
पार्टिकल खुद नहीं जाता। देखो आप लोग पानी में पत्थर मार के फेंको तो वेव्स तैयार होती है ऐसे, है ना। तो वो पार्टिकल खुद नहीं जा रहा, पार्टिकल के अंदर की एनर्जी ट्रैवल करे बेटा। द वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, सर्टेन वेलोसिटी डिपेंड होती है उसकी प्रॉपर्टी, मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है। प्रोग्रेसिव वेव्स टू टाइप्स है, ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसफर वेव्स मतलब जो वेव्स तो आगे तो जा रही है लेकिन पार्टिकल परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एक होता है प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स में लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है, स्प्रिंग का एग्जांपल लेना, पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन से वाइब्रेशन से मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये डेफिनेशन है। जो ऊपर का पार्ट्स होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे के पार्ट वाले को ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ये क्रस्ट है, ट्रफ है, क्रस्ट है, ट्रफ है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। और स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन होता है, ये कॉम्प्रेशन, ये रेरिफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, सीधी बात नो बकवास, ये इक्वेशन लिखूंगा जो हमको काम आने वाला है, भले आपकी बुक्स में अलग होगा 2 पाई, है ना। यहाँ पे स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, एक इक्वेशन हो सकता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वेव जारी हो तो, ठीक है ना। और ये y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये इक्वेशंस यूज आने वाली बेटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर निगेटिव डायरेक्शन हो तो ए साइन 2 पाई एन टी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज मत होना, कमेंट मत करना ये निगेटिव के लिए, भले बच्चों को लगता है निगेटिव होना चाहिए, नहीं, गलत मत मानना, ठीक है ना। कमेंट आते हैं ऐसे कि सर आपने गलत लिखा है, अरे भाई नहीं लिखा है, भाई नहीं लिखा है, टेंशन मत लेते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले नहीं, इसमें न्यूमेरिकल का स्पेशल सेशन से जाके देखो, प्लेलिस्ट में चेक करो। रिफ्लेक्शंस ऑफ व्यूज, है ना, जो वेव जाके जैसे एक बॉल फेंका रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, वैसे वेव्स गई वापस आगे बेटा, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना, साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम से अनदर जाता है और बैक ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, उसी को बच्चों हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स, जैसे कि रस्सी लेना है, रस्सी को ऐसा करो, अगर क्रस्ट जाता है तो ट्रप आता है, और इसका फेस डिफरेंस 180 होता है। क्रस्ट गया तो ट्रप आएगा, ट्रप देखो ऊपर को क्रस्ट कहते हैं, नीचे पर ट्रप, ट्रप गया तो क्रस्ट आता है। 180 का फेज डिफरेंस होता है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाने से। लेकिन डेंसर से रेयर गया तो क्रस्ट का क्रस्ट ही वापस आता है, ट्रफ का ट्रफ आता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ट्रांसफर वेव्स में बता रहा हूं, ठीक है ना बेटा। ओके, तो यही एग्जांपल है यहाँ पे हम लोगों को। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन वापस आता है रेयर टू डेंसर में जाने से, अगर रेरिफैक्शन गया तो रेरिफैक्शन ही वापस आता है, और डेंसर से रेयर गया तो बच्चों यहां पे आप लोगों को क्रस्ट गया तो ट्रफ आता है, ट्रफ गया तो क्रस्ट आता है, फेज डिफरेंस 180 होता है। सुपरपोजिशन वेव्स मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा वेव्स को मिलाना, इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन वेक्टर फॉर्म में। यहां डेफिनेट व्हेन द टू आर मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम पासेस थ्रू द मीडियम, है ना, थ्रू द कॉमन पॉइंट, ईच वेव प्रोड्यूस खुद का, ये हर एक वेव खुद का एक एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, इंडिपेंडेंट प्रेजेंस ऑफ अदर। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, मतलब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये वेक्टर फॉर्म समेशन करते हैं ऐसे, ठीक है। चलिए सुपरपोजिशन वेव्स मैंने जो अभी अभी बोला, आपका अगर इधर से भी क्रस्ट आ गया, क्रस्ट आ गया, और एक पॉइंट पे ये यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा, अगर एक क्रस्ट आ गया, ट्रफ आ गया तो मिनिमम एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक है, अपोजिट ईच अदर रहे तो, ठीक है। तो ये सिंपल बातें थी। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, मतलब एक डेरिवेशन से बच्चों, सिंपल सा डेरिवेशन से, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है। ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कहा ऑक्सीलेशन चैप्टर में किया था। मैं दोबारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ इक्वेशन फटाफट लिख के देता हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 इज इक्वल टू a, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। 5 बोलो, या आपके बुक्स में और कुछ बोला है तो वो भी बोल सकते हो। एम्पलीट्यूड है अलग अलग दो, बाद में सुपरपोजिशन में y1 प्लस y2, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू बेटे मेरे पास a साइन, थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ मुझे पता है, ओके। ये
तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं यहाँ पे A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, समझ में आ रहा है बेटा, प्लस यहाँ पे A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, समझ में आ रहा है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये इस्तेमाल किया मैंने। Y1 मैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। A1 प्लस A2 कॉस फाई, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन निकल गया है, राइट बच्चों। यहाँ पे मेरे पास A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये एज इट इज लिखा है मैंने, बाकी कुछ किया नहीं। इन ब्रैकेट के जगह पे कुछ लिख सकता हूँ क्या, देख रहा हूँ, यस ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे A2 साइन फाई, ओके। तो बेटा ये है एम्पलीट्यूड है इसलिए ए लिखा है, कॉस का टर्म है, और डेल लिख सकता हूँ। आपके बुक्स में डेल लिखा है तो डेल ही लिखो, अलग अलग थीटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स में थीटा लिखा है तो थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। हमने डेल लिखा था वहाँ पे, आई थिंक मुझे लग रहा है थीटा, और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड ए है, साइन है वेव फॉर्म, और थीटा, ये दो इक्वेशंस को याद रखो। ये इक्वेशंस पुटअप करके हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रहा है बेटा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए कॉस थीटा, थीटा है ना, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ पे y इज इक्वल टू, ऐसा लग रहा है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही फार्मूला लग रहा है मुझे, करेक्ट है बेटा, यही है। लेकिन मुझे एडिंग एंड स्क्वेयरिंग सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड करना है। क्या करना है, ऐड भी करना है, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशंस है हमारे पास यहाँ पे, ये कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे ये सेकंड लेना है। A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है बेटा, इज इक्वल टू, अब इसका जो है साइन का, तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, करेक्ट है, फाई है ना, हाँ, प्लस अब इसका स्क्वायर करो बड़ा, क्या होगा, रहने देते, मैं तो डायरेक्ट ही करने वाला था लेकिन ठीक है रख देते, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। यहाँ पे a स्क्वायर ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है बेटा, तो यहाँ पे A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते बच्चों। तो मुझे क्या लग रहा है कि ए स्क्वायर, थोड़ा सा सोचा तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये A2 दोनों A2 है, तो इसके जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ, A1 स्क्वायर ये A2 स्क्वायर। कितने लोगों को समझा, ये अंडरलाइन जो व्हाइट कलर की बेटा, ये समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी होती है। बचा क्या मेरे पास, बस A1 ये बचा भी A2 कॉस फाई, और इसका स्क्वायर क्या था बेटा, ये रूट में आएगा, तो इसका मैं रूट भी हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके कंडीशंस आप लोगों को केसेस आने चाहिए, जैसे कि फाई की वैल्यू आपके पास 0 है तो क्या मिलेगा, और A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A रहा तो फाई, मुझे लगता है कि A प्लस बी, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2A आता है। अरे भगवान इतना फास्ट सर, हाँ जी बताता हूँ, टेंशन मत ले भाई। कॉस 0 1 है, ये 1 है, ये फील हो रहा है बेटा कि A प्लस बी A1 प्लस A2 का स्क्वायर लग रहा है कि नहीं, देख भाई देख, ठीक है ना। फिर ये रूट के बाहर आ गया, मैंने A प्लस A 2A रख दिया, स्क्वायर चला जाएगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे केसेस करोगे, उम्मीद कर रहा हूँ ये 90 रखेंगे आप लोग, ये 180 रखो, और आप लोग समझ पा रहे हो कि करना क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना समय नहीं है, देखो ये केसेस रखी है यहाँ पे। इसके बाद में हमारे पास स्टेशनरी व्यूज क्या होती है, दो आइडेंटिकल व्यूज दुनिया में कहीं मिलती नहीं है, इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, क्या करेंगे, दो रिजिड सपोर्ट ले लिया सर, एक स्ट्रिंग ले ली गई, ध्यान रखना। हमारे पास ट्रांसफर वेव्स में अगर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में वेव जाती है तो क्रस्ट का ट्रफ का क्रस्ट बनता है, पता होना चाहिए। तो मेरी वेव चलेगी, ये देखो ये है ट्रफ बन के चली गई, यहाँ ये रिजिड सपोर्ट है। अब ये ट्रफ है, ट्रफ का क्या बनेगा बेटा, क्रस्ट,
और सेम वेव्स होने के कारण, एक ही वेव्स है ना, वो तो एक ही वायर से बनी वाली है, एक ही तार से बनी, इसलिए टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग इन अ सेम पाथ, पाथ से में देखो एक वेव इस पाथ से जा रही है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए बेटा, और इंटरफेस ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अंदर मिलनी चाहिए। इसी को हम लोग स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं कि इसको कहते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड जीरो इसको नोड कहते हैं बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्स होता है इसको एंटी नोड कहते हैं। ये भी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये नोड है। ठीक है, ये शायद आप लोगों को पता लगा होगा कि एक वेव्स है, एक वेव्स है, सही है ना बेटा, लेकिन इसके दो लूप्स बन रहे हैं। तो ये लूप आधा लूप, सॉरी एक लूप की लेंथ होती है लैम्बडा बाय 2, एक लूप की लेंथ होती है लैम्बडा बाय 2, और आधे लूप की कितनी होगी फिर? लैम्बडा बाय 4 होगी बेटा। 4 टुकड़े ना, 1 2, वैसे इधर भी 3 4, तो आधा लूप लैम्बडा बाय 4, एक लूप लैम्बडा बाय 2, दो लूप लैम्बडा। ये सिंपल सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। क्या स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करने के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है? हाँ है, इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल पीरियड, इक्वल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इक्वल वेवलेंथ होनी चाहिए, इक्वल स्पीड होनी चाहिए, सेम मीडियम, सेम पाथ, बट डायरेक्शन ओनली अपोजिट होना चाहिए। आई विल रिपीट, एम्पलीट्यूड, पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और मीडियम भी सेम होना चाहिए, पाथ सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। चलिए बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इसका जो इक्वेशंस है उस इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा स्टेशनरी वेव्स मतलब स्टैंडिंग, रुकने वाली वेव्स, इसको बोला है। तो मुझे क्या लगता है कि इसके अगला पेज लेता हूं तो कि मैं कर सकूं, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस बोला है। तो इस इक्वेशंस में y1 इज इक्वल टू a साइन, ये इक्वेशन लिख सकता हूं 2 पाई ब्रैकेट में nt माइनस x बाय लैम्बडा। एक वेव्स आ गई जाने वाली, देखो ये यहां देखो, ये वेव्स आ गई, ऐसे आ गई, आने वाली वेव्स है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव होता है ना बेटा इधर, है ना। अगर इसी वेव्स को वापस लाना है, अरे क्या हुआ भाई, ठीक है, इसी वेव्स को वापस लाना पड़ेगा अभी, देखो है, ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स है। तो इसके लिए बेटा निगेटिव डायरेक्शन है y2 का, इसलिए a साइन 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। क्या तेरे को पता लगा भाई? ये पॉजिटिव वेव फॉर्म थी और ये जो येलो कलर की है निगेटिव है, देखो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, निगेटिव के लिए इसलिए पॉजिटिव लिखा मैंने, ध्यान रखना बच्चों हर चीज पे। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ऐड करना है, सुपर पोजिशन वेव्स है ये, तो है ना। चलो फिर a साइन 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्बडा प्लस y2 की वैल्यू है a साइन 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्बडा। ठीक है, मेरे पास ये देखने से फार्मूला पता लगा साइन c प्लस साइन d, एक फार्मूला 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाय 2 और कॉस c माइनस d डिवाइड बाय 2। अब c किसको बोला है? इस ब्रैकेट को। d किसको बोला है? सेकंड ब्रैकेट को। तो चलिए क्या कॉमन है सर? 2 साइन है दोनों तरफ, हाँ सर 2a कॉमन है, दोनों को मिक्स करना है, इसको और इसको मिक्स करना है, तो इसलिए टेंशन मत लेना। 2 लिखा है, a दोनों तरफ है, हाँ सर लिखो, साइन है, हाँ सर, और क्या कॉमन है सर? 2 है कॉमन। c कौन है सर? nt माइनस x बाय लैम्बडा प्लस सर d कौन है? ये है nt प्लस x बाय लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 करो सर। ठीक है, कॉस इधर लिखता हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कॉस सर कॉस है, 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन है इसलिए 2 पाई लिखो। चलो c माइनस d, c कौन है? nt माइनस x बाय लैम्बडा, माइनस करना बेटा d, इसको माइनस करो, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मेरे बच्चे? ओके, मुझे लगता है कि बहुत हल्का बन गया अभी इक्वेशंस, तो है ना, क्योंकि यहाँ ये चला जाएगा बेटा, यहाँ से nt प्लस माइनस वाला चला जाएगा। थोड़ा सा जंप मारता हूँ, देखो ट्राई करो, मेरी बात समझ में आ रही क्या? 2 पाई nt प्लस nt 2 nt डिवाइडेड बाय 2। ओके, कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई? ओके, कॉस 2 पाई, ये माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन 2x बाय 2 लैम्बडा, समझ में आ रहा है बेटा? देखो x बाय लैम्बडा, x बाय लैम्बडा 2x बाय लैम्बडा और ये 2, तो मुझे लगता है कि ये चला जाएगा, माइनस का कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है ना। ट्राई करो
डोंट क्राई है ना, थोड़ा फास्ट हो रहा है मुझे भी पता है, लेकिन ये शॉर्ट रिवीजन है, बहुत ज़्यादा देखना है तो मैंने तो आपको 2x 2nt है ना, 2 कैंसल, तो ये cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, पता है ना बेटा माइनस का प्लस होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos प्लस थीटा होता है, cos थीटा ये होता है। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, बचा है बेटा मेरे पास साइन 2 पाई एन टी। ध्यान रखना आप, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सर क्यों कहते हैं, इसका कारण बता देते हैं, है ना, टेंशन मत लो भाई आप लोग। देखो ए क्यों बोला है सर इसको, देखो आपकी तो ये वेव्स है, लेकिन ठीक है भाई, ये आपका एम्पलीट्यूड कौन से पार्टिकल का गिनना, क्योंकि कुछ पार्टिकल यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहाँ कर रहे हैं, हर जगह पे पार्टिकल ऑक्सीलेट, यहाँ तो जीरो होता है नोड पे, है ना, नोड पे एम्पलीट्यूड जीरो होता है बेटा। तो इससे पता करना है एक्स मतलब कितने अंतर का पार्टिकल है, मतलब जीरो से स्टार्ट करो 3 सेंटीमीटर पे जाके देखो, चेक करो कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, तो ये एक्स पे डिपेंड है ना। तो ये होगा एम्पलीट्यूड, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन, है ना, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला शायद सबको पता होगा। और एम्पलीट्यूड की जगह पे आ गया बेटा यहाँ पे 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। अब कुछ बच्चे अभी पढ़ाई मत करो बेटा, अब जो मैं बोल रहा हूँ भरोसा करो। आप बोलेंगे सर हम नहीं करेंगे भरोसा आपके ऊपर, आपने बोला एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, हम नहीं करेंगे। मरेगा भैया तू, कर ले रे भाई, कर ले, समझे क्या ओके चलिए। और जो बच्चे अच्छी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपर प्लस बैच पीजीएमएन ऐप पे है, वहाँ पे सीईटी की बहुत खतरनाक तैयारी होने वाली है, तो आप लोग वहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है। अभी नोड एंटी नोड कुछ भी कंडीशन ले लो, एंटी नोड लेते हैं। एंटी नोड मतलब क्या होता है, ये जो ए है बेटा इसका प्लस माइनस 2a होता है। अब ये की वैल्यू है बेटा, देखो 2a cos 2 पाई एक्स लैम्बडा प्लस माइनस 2a। अब ये 2a कैंसिल। अब cos 1 वैल्यू कब होती है, तो cos को भी हटा देता, थोड़ा शॉर्टकट ही मान रहा हूँ ना मैं, जानबूझकर मान रहा हूँ भाई। cos की वैल्यू 1 कब है, 1 है 0 पाई 2 पाई 3 पाई है बेटा। और यहाँ पे x अंतर निकालना है, तो पहला तो 0 ही मिलेगा। अब दूसरा देखो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, पाई पाई कैंसिल, तो x चाहिए तो बेटा लैम्बडा बाई 2 मिलेगा, है ना, पाई की वैल्यू लैम्बडा बाई 2, बाद में यहाँ पे लैम्बडा मिलेगा, बाद में 3 लैम्बडा बाई 2। कैसे पता लगा सर, देखो जब पाई आता था तब लैम्बडा बाई 2 है, 0 पाई आ गया लैम्बडा बाई 2, 2 पाई, तो पाई की वैल्यू लैम्बडा बाई 2, 2 कैंसिल, यहाँ पे लैम्बडा 3, पाई की वैल्यू 3 बाई 2। और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड या एंटी नोड, दो एंटी नोड टू एंटी नोड, देखो ये एंटी नोड है बेटा ये, और ये एक एंटी नोड है, ये एंटी नोड, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो होगा लैम्बडा बाई 2। कैसे पता लगा सर, लैम्बडा बाई 2 माइनस 0 करते हैं, माइनस 0, तो ये लैम्बडा बाई 2 ही मिलता है। सेम टू सेम बेटा आगे करना है, ये जैसे एंटी नोड के लिए किया था, ये नोड के लिए करते हैं, तो a इज इक्वल टू 0 होता है, नोड जहां एम्पलीट्यूड 0 उसको नोड कहते हैं, ठीक है। चलो 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब तो ये 0 डिवाइड किया तो 0 ही बनेगा। cos 0 वैल्यू किसकी होती है, 2 पाई एक्स और लैम्बडा, मुझे लगता है पाई बाई 2, यस, 3 पाई बाई 2, यस, 5 पाई बाई 2, यस बच्चों, कोई टेंशन है। तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, सिंपल सी बात है, मुझे पता है लैम्बडा बाई 4 आता है, लेकिन ठीक है मैं करवा के देता हूँ बेटा। 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू ये लैम्बडा, ये इधर गया तो इधर लैम्बडा, 2 2 4, तो लैम्बडा बाई 4, जहाँ पाई बाई 2 आता है वहाँ लैम्बडा बाई 4, तो 3 ये लैम्बडा बाई 4, समझ में आया, 5 लैम्बडा बाई 4। डिस्टिंग बिटवीन द 2 नोड निकालना है, तो निकालो, कैसे निकालोगे, हाइयर माइनस लोअर निकालते हैं, तो ये 2 लैम्बडा बाई 4, तो ये लैम्बडा बाई 2 ही मिलेगा। मतलब नोड टू नोड भी अंतर जो होता है वो भी हम लोगों को, नोड टू नोड जो अंतर होता है बेटा वो भी हम लोगों को वही मिलता है थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलिए आवाज देते हैं। तो ये नोड एंटी नोड मैंने बोला है। प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी व्यूज, स्टेशनरी व्यूज प्रोड्यूस द सुपरपोजिशन ऑफ 2 आइडेंटिकल व्यूज। पहले डेफिनेशन ही होती है, ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम इन द सेम पाथ बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपके डेफिनेशन सबको आना चाहिए।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखते फटाफट। टू आइडेंटिकल ट्रांसफर प्रोग्रेसिव सुप्रीम पोज होती है, इंटरफेस होते एक दूसरे को मिलती है। ट्रांसफर व्यूज जो होती है बेटा, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कुछ मोशनलेस पार्टिकल होती है, किसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है ना, पता होना चाहिए। जिसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा उसको एंटीनोड कहते हैं, जिसका मोशनलेस हो उसको नोड कहते हैं। ये सब दिया है आप लोगों को इसके अंदर, नोड एंटीनोड किसको कहते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग प्रोग्रेसिव व्यूज में। साउंड व्यूज है, इसमें भी कॉम्प्रेक्शन इसमें आप लोगों को नोड एंटीनोड कैसे दिखाई देते। द पॉइंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल मीडियम जिसका 0 होता है इसी को नोड कहते हैं, एंटीनोड किसको कहते हैं, ये सब दिया है आप लोगों को, ठीक है। नोड टू नोड अंतर λ/2 होता है, एंटीनोड टू एंटीनोड λ/2 होता है, नोड टू एंटीनोड λ/4 होता है। ये सब लिखना है, मैं जो बता रहा हूँ ना ये लिखना है बेटा। इसके डिस्टिंग्विश आता है, ठीक है। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया गया है। प्रोग्रेसिव वेव्स में ट्रैवल होती है, वेव्स एक जगह से दूसरी, यहाँ पे अपनी ही जगह पे रहती है। यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव्स एम्पलीट्यूड ऑल पार्टिकल का सेम होता है, इसका हर पार्टिकल का अलग अलग होता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। फ्री वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपके सामने मेरा एक फेमस चार्जर है, शायद बहुत सारे बच्चों को इस चार्जर की कहानी पता है, जो बच्चा हमारे शौर्य व्यास इसमें पढ़ते थे हमेशा। देखो इसको फ्री वाइब्रेशन बोलना, एक बार पकड़ा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, छोड़ दिया, क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड कम 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 0, समझ में आ रहा है। तो इसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन। और फोर्स वाइब्रेशन हमेशा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देना पड़ेगा, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसको फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें पता होने चाहिए। फ्री वाइब्रेशन में मैंने जानबूझकर कुछ पॉइंट दिए जो कि बुक में नहीं है लेकिन मैंने दिए हैं, ठीक है। फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ये फोर्स वाइब्रेशन अभी जो बताया वही है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है। चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो वाइब्रेशन में, तब उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मोड द मोड ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम विच फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेशन मिनिमम हो उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल मोड। बेटा यहाँ पे हार्मोनिक्स और ओवरटोन का एग्जांपल बताता हूँ। हार्मोनिक्स मतलब जैसे कि मैं क्लास टीचर हूँ आपका क्लास 12 का, और मैंने बोल रहा हूँ प्रेजेंट ही ले रहा हूँ नंबर वाइज, 1 2 वाला बोला प्रेजेंट सर, 3 4 5 वाले ने बोला प्रेजेंट सर, 6 7 8 9 वाला बोला प्रेजेंट सर। आप समझ रहे हो क्या, मतलब मैं प्रेजेंट ही ले रहा हूं तो कंटिन्यू नंबर ले रहा हूं, उसको कहते हैं हार्मोनिक्स। और जो प्रेजेंट हो, एक्चुअल में प्रेजेंट हो, उसको ओवरटोन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ओवरटोन कभी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मत बोलो, मतलब जो पहले फ्रीक्वेंसी होगी जो ओरिजिनल पहले, उसको छोड़ के बाकी जो भी प्रेजेंट हो गए, समझो पहले वाला मैं हूं, मैंने बोला प्रेजेंट सर तो मैं फंडामेंटल हो गया। एक नंबर प्रेजेंट था, जैसे कि मैं नंबर वाइज लिख के देता हूँ ताकि आपको पता लगे। जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने प्रेजेंट बोला तो इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो। बाद में किसी दूसरा ऑप्शन है, तीसरे वाले ने प्रेजेंट बोला तो इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलना है। पहले वाले को बोलना है क्या, नहीं, पहले वाले को नहीं बोलना है, पहले वाले को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे। जो दूसरा बोलेगा प्रेजेंट सर उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलना है। बाद में बोला 6 वाले ने तो सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, है ना, क्योंकि इतने के बाद ये बाद में 9 वाला प्रेजेंट था तो थर्ड ओवरटोन बोलेंगे इसको। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, हार्मोनिक ओवरटोन। तो यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऐसे बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, इंक्लूडिंग फंडामेंटल, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग फंडामेंटल जो प्रेजेंट होते हैं लेकिन फंडामेंटल को छोड़ के, इसको कहते हैं ओवरटोन्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंक्लूडिंग वर्ड है, देखो इंक्लूडिंग फंडामेंटल, इसी को हार्मोनिक्स कहेंगे। और ओवरटोन किसको कहेंगे, एक्सक्लूडिंग, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्सक्लूडिंग, उसको छोड़ के, ठीक है। एंड करेक्शन क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है, समझो एक एंड क्लोज है और एक ट्यूनिंग फोर्क बेटा। क्या होता है, हमारी जो साउंड वेव्स है थोड़ा सा ऊपर आती, एक्चुअली ये लेंथ है किसकी, ये ऑर्गन पाइप की, और एंड करेक्शन थोड़ा सा ऊपर है बेटा। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ से यल कहते हैं। तो यल इज इक्वल टू स्मॉल यल प्लस ई आएगा, ई इज द एंड करेक्शन। और ये एंड करेक्शन कितना होता है सर, जो डायमीटर होगी उसके 0.3 डी इतना होता है, मतलब डायमीटर जो भी होगी उसको 0.3 मल्टीप्लाई करोगे उतना ही मिलेगा। कभी कभी एंड करेक्शन ज़्यादा भी होते,
दो भी होते ज़्यादा मतलब देखो दोनों तरफ भी है, यहाँ पे एंड करेक्शन, यहाँ पे एंड करेक्शन, तब इसकी जो लेंथ होगी ये स्मॉल यल है बेटा, तो यल प्लस 2e ये होगा अपना, और है ना ओरिजिनल लेंथ। चलिए तो आगे बढ़ते बच्चा, ये होता है देखो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने आपको दिखाया क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप में कैसे होता है। हमारे पास तो ट्यूनिंग फोर्क का बक्सा भी है भाई, इसी बक्से को भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कैसे होता है ये ट्यूनिंग फोर्क और कैसी साउंड आती है। ये शायद सुनाई दी होगी, आपने सुना होगा तो कमेंट में बताओ। देखो ये ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। थोड़ी तो हम लोगों को इसके बारे में भी देखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले ही देखो। मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास एक लूप हो, एक लूप की लेंथ जो होती है बेटा वो होती है λ/2, लेकिन आधी हो तो λ/4। दिख रहा है कुछ आधा, ये दिख रहा है आपको। इसकी डेफिनेशन कैसे बनाए, डेफिनेशन बहुत, व्हेन द एयर कॉलम वाइब्रेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन नोड है बेटा, कहाँ, एट अ क्लोज एंड, ओके, एंड वन एंटी नोड है ओपन द, है ना, ओपन द एंड यहाँ पे, इसी को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। सिंपल सी बात है, मेरे पास v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, मैंने फार्मूला पहले ही बताया था, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्बडा। अब ये लैम्बडा क्या है बताते हैं। ये जो लेंथ है बेटा, लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा, मेरे पास λ/4 है, तो लैम्बडा क्या होगा बेटा 4l, तो n इज इक्वल टू v बाय 4l, ठीक है, ओके। तो n इज इक्वल टू v, ये 4 l प्लस e, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कैपिटल L जो होता है, मैंने अभी बोला L प्लस E एंड करेक्शन के थ्रू, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट है बेटा, हमारे पास एक लूप बढ़ते जाता है, ध्यान रखना, पहले आधा लूप था, एक लूप बढ़ गया, तो आधे लूप की लेंथ कितनी है, λ/4 λ/4 λ/4, ऐसे कितनी है 3 टाइम से, इसलिए 3 λ/4 लिखा है। तो हमारे पास L इज इक्वल टू 3 λ/4, लेकिन λ1 बोलते हैं पहचानने के लिए, λ1 इज इक्वल टू 4l/3। फार्मूला क्या बेटा, n1/v λ1। v1 v2 इसलिए नहीं क्योंकि ये साउंड की स्पीड है और वो कांस्टेंट होती है 340 जो भी 332 जो भी लिखा होगा, n1 ये v, ये 4l/3, तो n1 इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर गया तो ये v/4l, ऐसा लग रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, राइट बच्चों। एंड करेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो लिखो बोला, नहीं तो आपको लगेगा कि मुकेश सर लिखते ही नहीं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, देख लिख दिया, खुश हो गया तू। इसमें क्या दिखाई दिया सर, हम लोगों को 2 एंटी नोड और 2 नोड फॉर्म होते हुए देखे, इसको हमने फर्स्ट ओवरटोन, देखो पहले का फंडामेंटल बोला, अब फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा हूं, लेकिन 3 गुना ज्यादा, इसलिए थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, समझे। देखो व्हेन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 नोड, कितने नोड है देखो 1 2 और 2 एंटी नोड, इसी को फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक कहते हैं। आगे बढ़ते बच्चों, सिंपल है अभी तो एक लूप बढ़ाओ सर, एक लूप बढ़ाओ, देखो पहला आधा था, एक लूप बढ़ाया था, अभी और एक बढ़ाओ, आगे जाओगे तो और एक लूप आएगा, लेकिन आधे लूप की बात हो रही है, 1 2 3 4 5 लूप है, देखो 5 λ/4 लिखा है। तो यहां पे L इज इक्वल टू 5 λ2/4, तो λ2 निकालना है तो 4l/5 है, ठीक है। When air column is vibrating the formation of 3 नोड से बेटा, देखो 1 2 3 और 3 एंटी नोड है, इसी को सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक कहता है। और फार्मूला है n2 इज इक्वल टू v λ2, n2 v 4l/5, तो n2 ये 5 v/4l, तो n2 इज इक्वल टू 5n। क्या समझ पा रहे बेटा आप, ओके। फिफ्थ हार्मोनिक क्यों बोला है समझ में आया होगा। और यल की जगह पे यल प्लस ई लिख सकते हैं, स्मॉल यल, है ना। सेम टू सेम बेटा, बोथ द एंड ओपन हो तो सेम फार्मूले सेम है, बट अब एक ही वेवलेंथ है लैम्बडा बाय, देखो एक लूप है, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये λ/4, एक लूप को λ/4 कहा जाता है। सेम 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 व्हेन द एयर कॉलम वाइब्रेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 एंटी नोड है और एक नोड होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना एक क्लोज एंड में हमेशा जितने नोड उतने एंटी नोड, और ओपन में एक एंटी नोड एक्स्ट्रा होता है नोड से, नोड 1 है तो एंटी नोड 2, नोड आपके पास 3 है तो एंटी नोड 4 होंगे, ध्यान रखना,
ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे दोबारा वही चीज़ है सर, तो यल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L। फार्मूला क्या बेटा, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो n इज इक्वल टू वी, लैम्डा की वैल्यू 2L। ये है बेटा ओपन द बोथ एंड। कोई लोग ऐसे लिखा तो टेंशन मत लो भाई, 2 स्मॉल l प्लस 2e क्यों अभी, दो एंड करेक्शन है, ओपन दो एंड है इसलिए दो आ गए। सेम फटक से करेंगे है। देखो अभी तो लैम्डा ही है बस, लेंथ क्या बेटा अभी हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा 1 बोलेंगे है ना, तो n1 इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा 1। चलो n1 इज इक्वल टू वी, लैम्डा 1 को हम लोग यल बोले, लेकिन सर हमारे पास तो कंपैरिजन करना फार्मूला, तो v बाय 2L करना पड़ेगा, तो n1 इज इक्वल टू 2n। बात समझ में आ रही, इसी को सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन बोल सकते हैं। कितने नोड से यहाँ पे, 2 नोड से, एंटी नोड कितने, 3 होंगे, देखो दिखाई दे रहा होगा आपको। यल की वैल्यू डाल सकते हैं, यल प्लस 2e, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कितना लैम्डा है, देख लो यहाँ पे, ये 1 2 ये 3, तो 3 लैम्डा बाय 2 होगा, तो यल इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L बाय 3, तो n2 इज इक्वल टू v बाय लैम्डा 2, तो n2 इज इक्वल टू v, लैम्डा 2 की 2L बाय 3, तो n2 इज इक्वल टू 3v बाय 2L, तो n2 इज इक्वल टू 3n। बेटा इसमें ऑल हार्मोनिक दिख रहे, देखो n 2n 3n, लेकिन पहले जो था क्लोज एंड उसमें ऑल हार्मोनिक्स भी क्वेश्चंस आ सकता है। इसमें कितने एंटी नोड्स है, देखो 1 2 3 4 नोड, एक कम कर दो, 3 करना है ना। तो मुझे लगता है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बच्चों। ओके, कुछ क्वेश्चंस लिए थे मैंने, लेकिन यहाँ एंड करेक्शन पता है, जस्ट लिटिल अबाउट द ओपन एंड इज कॉल्ड द एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन का जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं सीधी बात लिखवा दे रहा हूँ एंड करेक्शन का। अगर n1 L1 इस्तेमाल करा, n2 L2, तो ध्यान रखना बेटा जो ऊपर लिखा है उसका उल्टा यहाँ लिखना है बस। ये क्लोज एंड के लिए है बेटा, ये इसके लिए है, हाँ। या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, n2 L2 n1 L1, इसको बस n1 माइनस n2। ध्यान रखना ऊपर क्या n1 माइनस n2 है, L को छोड़ दो, कंसिडर करो, बस उसको उल्टा लिखो n2 माइनस n1। यहाँ पे भी देखो n2 माइनस n1 है, उसको उल्टा करो n1 माइनस n2। अगर बोथ द एंड ओपन रहे तो यही एंड करेक्शन सेम लिखना है। देखो E इज इक्वल टू n1 L1 माइनस n2 L2 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। सर 2 क्यों, क्योंकि 2 एंड करेक्शन है भाई, खत्म किस्सा है ना, इजी, बस उसको उल्टा भी लिख सकते हो। ओके, प्रैक्टिकल एंड करेक्शन, हाँ। वाइब्रेशन प्रोड्यूस द स्ट्रिंग यही है, स्ट्रिंग को मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, तब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट द नंबर्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, इसी को कहते हैं। चलो हम लोगों को फंडामेंटल देखना है, लेकिन यहाँ पे एक खासियत है बच्चों, अब v की वैल्यू हमको रूट ऑफ t बाई m डालना है। t इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग और m इज द लीनियर डेंसिटी, मास नहीं है, लीनियर डेंसिटी है। तो चलो देखते ना करने में क्या हरकत है भाई। तो n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। सर लैम्डा क्या होता है, मैंने बोला था एक लूप है तो लैम्डा बाय 2 है, तो l इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2l। चलिए तो इसको मैं 1 बाय लैम्डा इंटू वी रख सकता हूँ, तो n 1 बाय लैम्डा की वैल्यू 2l है और v की वैल्यू है t बाय m। तो ये हो गया बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ये नंबर्स ऑफ लूप पे भी डिपेंड रहता है, इसको p बाय 2l भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ t बाय m। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, 2 लूप्स है तो p की वैल्यू 2 डालो, खत्म किस्सा। लेकिन हम लोग करवा के देंगे, टेंशन मत लेना। जहाँ पे 2 लूप तैयार होते हैं उसी को कहते हैं बेटा फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। चलो दिखा देता हूँ, लेकिन है ना हमारे पास l इज इक्वल टू लैम्डा ही मिला है, क्योंकि 2 लूप को लैम्डा कहते हैं, और यहाँ पे n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा फार्मूला है, तो n1 बोलना पड़ेगा अभी, है ना। तो ये इसकी वैल्यू l है और इसकी रूट ऑफ t बाई m। लेकिन मुझे कंपैरिजन करना होता है, इसलिए 2 यहाँ पे 2 अरे क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 2 लाना जरूरी था, ये तो हम लोग नहीं कर पाते थे, है ना, समझे ना। 2l आना चाहिए था ना कंपैरिजन करने के लिए, तो इसलिए n1 इज इक्वल टू 2l, है ना। ऐसा लग रहा है कि सर जो ओपन पाइप का फ्रिक्वेंसी ना वैसे ही लग रही है ना, n2 n 3n ऑल हार्मोनिक्स भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे जहाँ 3 लूप्स तैयार होते हैं इसी को कहते हैं बेटा सेकंड ओवरटोन। ओके, 3 लूप्स होते हैं, तो 3 लूप्स है तो l इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 3 लैम्डा
बाई 2 या लैम्बडा 2 भी बोल सकते हैं। तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2l/3। चलिए फार्मूला है v बाय लैम्बडा, है ना, तो n2 बोलना पड़ेगा पहचानने के लिए। तो लैम्बडा 2 है मेरे पास 2l/3 और ये रूट ऑफ t/m। तो n2 इज इक्वल टू 3 1/2l रूट ऑफ t/m। तो n2 इज इक्वल टू 3n। क्या समझ पा रहे बेटा? 3n हो गया ना, ऑल हार्मोनिक ही लग रहा है। इसी के लॉ है, अभी लॉ भी पढ़ना जरूरी है, तो मैं सीधा सीधा एक ही टाइम पे बता देता हूँ, हर पेज पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। 1/2l रूट ऑफ t/m। बोलो क्या बोलोगे? पहला m इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, यहाँ पे t एंड m मतलब लीनियर डेंसिटी, r क्या बेटा ये कांस्टेंट है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, n मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n1 l1 n2 l2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बनेगा? देखो ये पहला हो गया, दूसरा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये n1 रूट ऑफ t1 n2 रूट ऑफ t2 है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट था सर? l एंड m आर कांस्टेंट। ठीक है, ओके वही लिखा है बस। लॉ ऑफ द लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी मतलब क्या? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास पर यूनिट लाइन, या लीनियर डेंसिटी बोल सकते थे। तो n1 रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू n2 रूट ऑफ m2 है ना, आर कांस्टेंट। समझ रहे हो? सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बेटा। अब सोनोमीटर क्या है? बस यही लॉ को, 3 लॉ जो देखे, इसको वेरिफिकेशंस करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। ओके, तो जब लेंथ बोला है तो यहाँ पे नाइफ दिख रही है, देखो ये नाइफ कहते हैं, उसको कम ज्यादा करके लेंथ कम ज्यादा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे? n1 l1 जो लिखा था, तो फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों हमारे पास आप लोग देखो अलग अलग ऐसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। फ्रीक्वेंसी चेंज करना मतलब ट्यूनिंग फोर्क को बदलना और लेंथ को बदलना, ये नाइफ को कम ज्यादा करना। समझे? ओके, समझ में आ गया? सर टेंशन कैसे बदलते हैं? टेंशन के लिए यहाँ वेट दिख रहा है, ये पुली दिख रही है और यहां से नीचे आए वाला वेट है बेटा, ये वेट बदलना मतलब टेंशन बदलना। समझ में आ रहा है? यम बदलना मतलब बेटा वायर चेंज करना। वायर जो होता वो वायर होता है लीनियर डेंसिटी, मतलब वायर की प्रॉपर्टी बदल गई तो उसकी डेंसिटी बदलेगी ना, तो वही है। बस यही लॉ को वेरिफिकेशन देखो, टी टेंशन मतलब ये वेट हैंगर, लेंथ चेंज करना ये होता है, ट्यूनिंग फोर्क मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। फर्स्ट लॉ वही करना है, मैंने जो लिख के दिया अभी मैं लिख के नहीं देने वाला हूं, क्या लिख के दे दो? पहला लॉ जो है बेटा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो n1 l1 इज इक्वल टू n2 l2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझे ना? मतलब n और l को ही चेंज कर रहा हूं, ये लेंथ को चेंज कर रहा हूं और ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर रहा हूं। ये जो बाकी टेंशन वायर सेम ही बेटा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे वेरिफिकेशंस किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है मेरे पास? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ t, है ना, तो n1 रूट ऑफ t1 इनका रेशो अगर देखा जाए तो n2 रूट ऑफ t2 का रेशो को कैसे बेटा ये कांस्टेंट है। ओके, n मतलब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क चेंज कर रहा हूं और यहाँ पे मासेस बदल रहा हूं, है ना, 250 ग्राम, बाद में 500 ग्राम, 750 ग्राम, है ना, ये चेंज करके कर सकता हूँ। बाकी सब कांस्टेंट रखना है, ये लेंथ कांस्टेंट रखना है, वायर सेम रखना है ना, और थर्ड वायर को चेंज करके देखना है और ट्यूनिंग फोर्क चेंज करना है। ये तीनों थे लॉ हमारे। ठीक है ना, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द m, तो n1 रूट ऑफ m1 n2 रूट ऑफ m2 इज इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। समझा? चलिए ये कुछ बीट फ्रीक्वेंसी लास्ट का टॉपिक है। बीट फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, स्लाइटली थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। ये जो ये खत्म हो गया अभी चैप्टर ही ऐसा ही मान सकते हो, ट्यूनिंग फोर्क का काम हो गया भैया, उसको भी ख़त्म कर देते हैं, रख देता हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक डायरेक्टली एक थोड़ा सा डेरिवेशंस पार्ट जैसा पार्ट्स है, बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा है, ज़्यादा भी नहीं है। बस ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे हमारे पास सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इसी को यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैंने, व्हेन देयर इज सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स, कितने? 2, हैविंग सेम एम्पलीट्यूड है,
but slightly different frequency traveling the same direction. The intensity of sound vary periodically with time. This phenomenon is called the production of beat कहते हैं. ठीक है, मतलब साइडली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखो. वैक्सिंग मतलब जहां पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसको वैक्सिंग कहते हैं. वैनिंग मतलब मिनिमम इंटेंसिटी होती है, साउंड की कम होती है इंटेंसिटी, इसको वैनिंग कहते हैं. एक वैक्सिंग एक वैनिंग को हम लोगों को 1 बीट कहते हैं. बीट फ्रीक्वेंसी नंबर्स ऑफ बीट हियर पर सेकंड इज कॉल्ड एज द बीट फ्रीक्वेंसी कहेंगे. अब यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन से, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से. ये डेरिवेशन को अच्छी तरह से करो. हम लोगों ने ऑलरेडी ये डेरिवेशन किया है, थोड़ा सा बदलने वाले हैं डेरिवेशन को. कैसे सर? देखो y1 क्या है सर? a साइन 2 पाई. फ्रीक्वेंसी चेंज है, समझे ना? फ्रीक्वेंसी चेंज है बेटा. मेरे पास क्या चेंज है? फ्रीक्वेंसी चेंज है, इसलिए n1 और λ1 वेवलेंथ भी चेंज होती है. v इज इक्वल टू n लैम्डा. पता है ना आपको? a1 a2 नहीं लिखेंगे, और दोनों भी जो वेव्स है बेटा वो सेम डायरेक्शन में है. ऐसा मत लिखो, यहाँ प्लस माइनस था. स्टेशनरी वेव्स में अपोजिट डायरेक्शन था, यहाँ नहीं है. यहाँ बच्चे मैक्सिमम गलती करने के चांसेस हो सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई करना है तो उन्होंने कहा कि आप लोग 0 मतलब ओरिजिन पोजीशन निकल जाओ तो आसान होगा गिनना हमको. नहीं तो भैया मैंने बोला कि यार आपको है ना यहाँ से 5 किलोमीटर से बाद में निकलना है तो टाइम तो चला जाएगा ना, मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है. इसलिए x इज इक्वल टू 0, तो यही इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n1t करेक्ट है. इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 यही a साइन 2 पाई n2t. चलो ऐड करना है, सबको पता है ना y इज इक्वल टू सेम प्रोसेस स्टेशनरी वेव्स में जो की थी वही है बेटा. a साइन 2 पाई n1t है, a साइन 2 पाई n2t. अब हम लोगों को एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो चलिए करते फटाफट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं. कौन सा करेंगे? साइन c साइन d. इसके लिए 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 और कॉस c माइनस d डिवाइड बाई 2. दोनों को मिक्सअप करते हैं. देखते हैं y, देखो 2, हाँ जी. ए दोनों तरफ कॉमन है, हाँ यहाँ लिखना है. साइन, हाँ सर. 2 पाई कॉमन है, हाँ सर. c किसको बोला है? n1 को. d n2 को. चलो लिखते हैं n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 और t दोनों तरफ कॉमन है इसलिए t लिखा है. और यहाँ पे cos 2 पाई कॉमन था, n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी. मुझे क्या लग रहा है कि सर पहले जैसे स्टेशनरी वेव्स इक्वेशन लिखा है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है सॉल्व करने में. तो 2a cos का टर्म पहले लिख रहा था हमने, याद होगा. तो यहाँ पे n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, और यहाँ मेरे पास बचा है साइन 2 पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी. ठीक है बच्चों. बच्चों इसी को तो एम्पलीट्यूड बोला था ए, और ये साइन 2 पाई n1 प्लस n2 को n बोलना है और ये t, मतलब n इसको बोला है n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2. और एक इसको बोला तो पता ही हमको, तो भी लिख के देने वाला हूँ a साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशंस मिल रहा है. ठीक है, 2 वेव्स का. अभी मुझे एम्पलीट्यूड की जगह पे क्या लिखा है? तो लिखा है 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी. शायद आपको पता होगा वैक्सिंग बोला है, जैसे वहां पे एंटी नोड नोड याद आ रहा है वैसे वैक्सिंग है. और वैक्सिंग के लिए वैक्सिंग वो वैक्सिंग नहीं भैया, वैक्सिंग. ठीक है, प्लस माइनस 2 है. ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? देखो 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a इज 1, ये 1 हो गया. cos 1 वैल्यू किसकी होती है? 0 पाई 2 पाई. याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई डैश. पहली वैल्यू t की वैल्यू तो 0 ही मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी? तो यहाँ पे रफली करके देखते हैं. देखो 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाई. तो 2 कैंसिल बेटा, पाई कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 1 बाई n1 माइनस n2. तो दूसरी वैल्यू 1 बाई n1 माइनस n2. तीसरी वैल्यू बेटा बस 2 आएगा अभी, क्योंकि पाई की वैल्यू तो मुझे मिली ना. तो ये है n1 माइनस n2. बाद में कैसे लिखोगे? 3 n1 माइनस n2. दोनों का डिफरेंस निकालो, कैपिटल टी मिलता है, तो 0 से माइनस करने से कोई फायदा नहीं है. और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है n1 माइनस n2 मिलेगी.
सेम टू सेम वैक्सिंग को जैसे निकाला वैसे वैक्सिंग को निकालेंगे, बस यहाँ पे 0 निकालेंगे। 0 मतलब यहाँ पे होगा π/2, 3/2, 5/2, लेकिन पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करके जाना। एप्लीकेशन क्या क्या बच्चों इसके वो भी देखते हैं। बीट्स आर यूज टू डिटरमाइन द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ये जो ट्यूनिंग फोर्क दिखाया था अभी, इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन निकालने के लिए काम होता है। बीट आर यूज टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, ओ जाने जाना ढूंढे तेरा जीवाना, इस पर हम लोग गाना बजाना, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग भाई निकाल सकते हैं बीट्स। यूज टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बीट इज यूज टू प्रोड्यूस द साउंड नोट, सारे गमा पदी सा, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो निकालेंगे। बीट्स कैन बी ऑल्सो डिटेक्ट द हार्मफुल गैसेज जो माइंड, जैसे भोपाल की दुर्घटना हुई थी याद होगा आप लोगों को, तो वो गैस भी निकाल सकता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। लाउडनेस एक ह्यूमन परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड की इंटेंसिटी पता करने के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक दे वाले फिर पिच है ना, द सेंसेशन ऑफ साउंड विच हेल्प द लिसनर डिस्टिंग्विश बिटवीन द हाई और लो फ्रीक्वेंसी में डिस्टिंग्विश कर सकता है, इसको पिच कहते हैं, है ना। पिच ह्यूमन परसेप्शन फ्रीक्वेंसी होती है, हायर फ्रीक्वेंसी डिनोर हायर पिच होता है। ओके, फीमेल की आवाज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसका पिच अच्छा होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। क्वालिटी साउंड दैट कैरेक्टरिस्टिक एनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड, दो साउंड है तो आपको पूछा कोई क्वालिटी किस में, तो आप बोलेंगे इसमें है इसमें नहीं है, तो इसी को तो हम लोग कहते हैं भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग है, विंड इंस्ट्रूमेंट, प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पल करने वाले ऐसे ऐसे पल करते हैं, वीणा गिना बजाते होंगे आप लोग, ये देखा होगा अपनी गिटार है ना, ठीक है ना, है ना। जैसे कि वो स्ट्रिंग, दिस इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग द प्लेट, है ना, बोइंग कर सकते हैं इसमें, देखा होगा या आप लोगों को देखा होगा हमेशा, है ना, स्टक करते हैं ऐसे 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 स्टक करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, सिंतुर बिंतुर, ठीक है। माउथ गाना बजाते होंगे आप लोग, है ना, तो ये इस टाइप ऑफ द बांसुरी गिसरी जो बोलते हैं, है ना, रीड पाइप से बनाते हैं। तो ये तो एग्जाम में नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए दिए थे मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा लगा। लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको जो लगता है बोलते रहो, हम लोग करते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।